धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। हालांकि धाकड़ खबर का ये स्टाइल नहीं है ना, वो ऐसे काम करता है कि आपके सामने ऐसे बोले कि बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर वाले सारे दिन हर खबर को बड़ी खबर बताते हैं, चाहे वो 4 दिन बाद किसी खबर को बता रहे हों। लेकिन ये वाकई में बड़ी खबर है, इसलिए धाकड़ खबर इसको बड़ी खबर कह रहा है। बड़ी खबर ये है कि उत्तर प्रदेश के 2 आईपीएस ऑफिसर हैं, उन पर विजिलेंस की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है। कोई आम आदमी ने नहीं मुकदमा दर्ज किया, और काफी संगीन धाराओं में उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। करप्शन प्रिवेंशन करप्शन एक्ट की धाराएं उन पर लगाई गई हैं, जिसमें उल्लेख किया गया है कि वो 3 पत्रकारों के साथ और कुछ अपराधियों के साथ मिलकर एक नेक्सस चला रहे थे। जिलों के अंदर पोस्टिंग के नाम पर पैसा कमा रहे थे और अवैध धंधों में वो लिप्त थे। करोड़ों के वारे नियारे उन्होंने किए हैं। तो सीधे आईपीएस ऑफिसर पर इस तरीके का मुकदमा दर्ज होना बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है। क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस सिस्टम पूरी तरह चौपट हो चुका है? चलिए, अब तक तो थानेदार दरोगा जो है उन पर ऐसे आरोप लगते थे, लेकिन आईपीएस ऑफिसर पर इतने संगीन आरोप कि जेल में बैठे हुए एक अपराधी से वो चैट पे बात कर रहे हैं। इन्हीं सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने पत्रकार रवि अरोड़ा जी। पश्चिम उत्तर प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश या पूरे देश की राजनीति पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं और उनके आर्टिकल बड़े बड़े अखबारों में छपते रहते हैं। बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले मैं कुछ चीजें आपके सामने लाना चाहता हूं। दोनों आईपीएस ऑफिसरों में से एक का नाम हिमांशु कुमार है, दूसरे का नाम अजय पाल शर्मा है। अजय पाल शर्मा को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पे जाना जाता है। और 3 जो पत्रकार हैं उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूं। ये सब पत्रकार जो हैं जेल जा चुके हैं एक मामले में। जिस वक्त नोएडा के एसएसपी थे वैभव कृष्ण, उन्होंने इनको जेल भेजा था। चंदन राय, स्वप्निल राय और इसके अलावा अतुल शुक्ला, और अपराधी का नाम अनिल भाटी बताया जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं अपनी इस चर्चा की। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। नमस्कार। दोनों आईपीएस ऑफिसर पर जिस तरीके का आरोप लगा है सर, क्या काफी संगीन मामला नहीं है ये? बहुत संगीन मामला है और आमतौर पर ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं और ये वाकई एक गंभीर मसला है और उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सामने आकर स्थिति स्पष्ट करे कि क्या ये सिर्फ 2 ही लोग इस तरह के कार्यों में लिप्त थे या पूरी की पुलिस लॉबी, पूरा पुलिस तंत्र क्या इस तरह की गतिविधियों में लिप्त नहीं है। शासन को इस पे अपने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ये मामला कैसे खुलासा हुआ इसका थोड़ा कुछ बता पाएंगे? दरअसल ये कुछ महीने पहले जो वहाँ के नोएडा के एसएसपी थे वैभव कृष्ण, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें उन्होंने दरअसल उन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कथित तौर पर वैभव कृष्ण एक महिला के साथ कुछ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहे थे। तो उन्होंने इस तरह की सफाई दी प्रेस में आकर कि ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है और षड्यंत्र में उन्होंने कुछ आईपीएस अधिकारियों के और कुछ थानेदारों के, कुछ पुलिस के सिपाहियों के नाम बताए कि ये लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं और ये जो 2 लोग हैं हिमांशु कुमार और अजय पाल शर्मा, ये उनमें शामिल थे। इसके बाद तुरंत ही उनका निलंबन हो गया था वैभव कृष्ण का, क्योंकि जो इनकी एक्ट है, जो इनके रेगुलेशंस हैं, उसके आधार पर ये पुलिस मुख्यालय ने माना कि उन्होंने ये आपत्तिजनक काम किया है। इसकी शासन को बाकायदा इससे चर्चा करनी चाहिए थी, वहाँ शिकायत करनी चाहिए थी और सही प्लेटफॉर्म पे इस मुद्दे को लाना चाहिए था। हालांकि वैभव कृष्ण कहते थे कि मैं इससे पहले कई बार शिकायत कर चुका हूँ इसकी, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मूलतः कहानी वहां से शुरू होती है। जब वैभव कृष्ण की शिकायत पर शासन ने विजिलेंस को ये जांच सौंपी, तो विजिलेंस ने जो 5 आईपीएस के नाम थे उनमें से 3 के नाम हटा दिए और 2 नाम जो इसमें हिमांशु कुमार और अजय पाल शर्मा, इन दोनों के नाम उन्होंने शासन को बताया कि सब इनके जो वीडियो हैं, जो इन्होंने व्हाट्सएप चैट की हैं, जो मोबाइल पे इनकी कॉलिंग है, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये लोग ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर उसमें रुपयों के लेन देन की चर्चा कर रहे थे। उसमें ठीक उन है। पत्रकारों का भी ठीक नाम है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ऐसे भंडाफोड़ हुआ। एक आईपीएस ऑफिसर ने ही पूरे मामले का भंडाफोड़ किया, फिर शासन ने विजिलेंस बनाई, विजिलेंस ने अब एफआईआर दर्ज कर ली। लेकिन पत्रकार कहां से साथ में आ गए सर? देखिए अकरम जी, हिंदुस्तान में जितने भी साफ सुथरे पेशे हैं ना, उसकी तरफ गंदगी सबसे तेजी से दौड़ती है। जी।
आप पत्रकारिता भी ऐसा ही एक पेशा है जो एक ज़माने में सारे क्रांतिकारी, सारे देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी पत्रकार हुआ करते थे। लेकिन अब इतने लुच्चे, लफंगे, बदमाश, उठाई-गिरे, ब्लैकमेलर वो पत्रकारिता के पेशे में आ गए हैं। ये जो 3 नाम निकल कर आए हैं, ये कोई पत्रकार नहीं है। इन्हें आप कथित पत्रकार कह सकते हैं क्योंकि ये किसी अखबार में नहीं है, किसी बड़े टीवी चैनल में नहीं है, कोई बहुत बड़ा पॉपुलर वेब पोर्टल पर या किसी उस पे चैनल पे नहीं है। ये तो अपने अर्जी-फर्जी किस्म का जो कुछ बना लिया उस तरह का है। बेसिकली ये दलाली का काम करते हैं और हर शहर में इस तरह के दलाल छुट्टे घूम रहे हैं और उनको पूरा का पूरा समर्थन नेताओं से भी रहता है, उनका अधिकारियों से भी उनको समर्थन मिलता है और ये पूरा का पूरा गिरोह है, सिंडिकेट है, ये नेक्सस है, ये सब जगह काम करता है और जमीनें खाली कराना, ठीक है सर। प्रॉपर्टियों पे कब्जा करना। जी जी, मान लेते हैं, चलिए पत्रकारों का अधिकारियों का करीब रहना कोई पुरानी बात नहीं है। हो सकते हैं कुछ पत्रकार गलत काम करने के लिए, फर्जी टाइप के पत्रकार जो हैं वो अधिकारियों के ज्यादा करीब हो सकते हैं, लेकिन एक अपराधी अनिल भाटी जो जेल में बंद है, उनसे चैट सामने आ रही है। विजिलेंस का कहना है कि व्हाट्सएप चैट सामने आई है जिसमें अजय पाल शर्मा बात कर रहे हैं, वो तो ज्यादा खतरनाक है सर। बिल्कुल ठीक है और ये बिल्कुल कंफर्म भी हो गया विजिलेंस की रिपोर्ट के हिसाब से। पहले तो ये कि एक तरह का एक आरोप था, लेकिन अब तो विजिलेंस भी मान रही है कि इस तरह से आज वो भाटी से वो बात कर रहे थे, उनका चैट भी उनका सामने आया है और ये ऐसा होता रहा है और पहली बार ऐसा नहीं हो रहा। मैं आपसे कहूँ कि जैसे आपने वो फिल्म थी टाइटैनिक, वो आपने देखी होगी। उसमें एक हिमशैल जिसको आइसबर्ग बोलते हैं, उससे एक जहाज टकरा जाता है और डूब जाता है। वो छोटा सा हिमशैल है। जो आइसबर्ग होता है वो पानी की सतह से 10 गुना यानी 9 गुना नीचे होता है और 1/10वां भाग उसका सिर्फ ऊपर होता है। इसके बारे में आमतौर पर ये कहा जाता है। तो ये जो आप ये भी चावल का एक दाना आपने देखा है अभी, ये पूरी हांडी जो है, ये पूरी हांडी ही ऐसी है। ये उत्तर पूरी प्रदेश में हांडी ही ऐसी है, तो इसका मतलब क्या कि उत्तर प्रदेश में जो और आईपीएस काम कर रहे हैं वो भी इसी तरीके से तमाम चीजों में लिप्त हैं, या इन लोगों का ये 10% काम सामने आया है, अभी 90% इन दोनों आईपीएस ऑफिसर्स के काले कारनामे या जो भी इनकी करतूतें हैं वो बाकी हैं। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इस तरह के काम होते रहे हैं, पहले भी हमने देखे हैं और आज भी सामने आ रहे हैं। और एक ज़माने में तो यहाँ पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम बहुत आम था और जैसे ही सरकार बदलती थी, तुरंत ही अगले दिन ही जो मुख्यमंत्री के नज़दीकी आईपीएस होते थे, थानेदार होते थे, उनकी पोस्टिंग हो जाती थी। एक ज़माना था उत्तर प्रदेश में सबसे महँगा थाना माना जाता था साहिबाबाद जी और मुख्यमंत्री के शपथ लेते कि अगले दिन या उसे एक दिन छोड़कर वहां पर पोस्टिंग हो जाती थी और माना जाता था कि ये जो थानेदार है इसकी हैसियत एसएसपी से भी ज्यादा है और वो उस तरह का वो दर्शाता भी था। यहाँ पर साहिबाबाद में आपने देखा होगा ऐसे ऐसे थानेदार आए हैं जो अपने सामने को कुर्सी भी नहीं रखते थे कि मैं ही बैठूंगा कमरे में, विजिटर को खड़े होकर मुझसे बात करनी होगी। तो ये पुलिस का चलन रहा है। उत्तर प्रदेश के सबसे भ्रष्ट जो विभाग हैं उनमें से पुलिस का नाम यूं ही नहीं है और ये आम रहा है यहाँ पर। अब ये ठीक। सामने आ गया तो ये जी बात दूसरी है। जी जी जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ये आम चलन उत्तर प्रदेश में रहा है और आजकल कुछ ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन आपने सफाई देखी होगी, आई है अजय पाल शर्मा की। वो कह रहे हैं, बताइए जेल में बैठे हुए आदमी से क्या कोई चैट कर सकता है? ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई वाकई कोई बड़ी बात नहीं है। अभी दिल्ली में एक हत्या का मामला सामने आया जिसमें जेल में बैठा हुआ आदमी हत्या को मॉनिटर कर रहा है, वीडियो देख रहा है कि लाइव उसकी हत्या होती हुई देख रहा है। मंडोली शायद जेल का मामला है। तो जी ये दिल्ली जैसे जो देश की राजधानी है वहां पर ये संभव है। तो ये जो छोटे मोटे शहर हैं, गाजियाबाद हुए, नोएडा हुए, तो यहाँ तो बड़ी मामूली बात है। यहाँ तो जेल के अंदर हत्या भी कराई जा सकती है। ये तो बात करना तो बहुत मामूली सी बात है, फोन पहुंचना वहां पर। और जैमर आप देखें साल में 10 महीने खराब रहते हैं वहां पर। तो जी। ये इस तरह की बात करना तो कोई उसकी कोई तुक मुझे नजर नहीं आती। अब कुछ और चीजों पर गौर कर लेते हैं। वैभव कृष्ण ने ये पूरे मामले का पटाक्षेप इसलिए किया था और इन पे आरोप लगाए थे कि ये पूरा नेक्सस चला रहे हैं। आज विजिलेंस ने कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज करके 8-10 महीने बाद ये साबित भी कर दिया है। आपको लगता है कि जो अभी तक जांच चल रही थी वो वाकई में इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए जांच चल रही थी,
लेकिन जैसे वैभव कृष्ण को तो फौरन सस्पेंड कर दिया और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि वैभव कृष्ण आर्थिक भ्रष्टाचारों में वो लिप्त नहीं माने जाते थे और उनका किसी किस्म का शायद ऐसे जो सिंडिकेट होते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग वाले जो बड़े प्रभावी होते हैं, शायद उसमें उनका कोई बहुत बड़ा दखल भी नहीं रहा होगा। इस वजह से उनका तुरंत सस्पेंशन हो गया और ये अजय पाल शर्मा या और ये दूसरे हिमांशु कुमार, इनका अभी सस्पेंशन नहीं हुआ। तो जाहिर है इनकी पहुंच बड़ी है, वैभव कृष्ण से बड़ी है और आप इसको देखें, जो शिकायत करता है उसको तो सस्पेंड कर दिया जाता है और जो आरोपी है और जिसका अब तो आरोप भी साबित हो गया है, विजिलेंस ने करा है और शासन की संस्तुति पर यह काम हो रहा है, तो जाहिर है अब आरोप सिद्ध हो गया। अब तो कोर्ट के अलावा और कोई बचाव का रास्ता भी उनके पास नहीं है और उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। मुझे लगता है शासन को सामने आकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, उसे बताना चाहिए कि किस तरह से ये भ्रष्टाचार का मामला हुआ और हमने उसका पर्दाफाश कर दिया और जो दोषी थे उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और स्पष्ट करें कि बाकी अधिकारी हमारे ऐसे नहीं हैं। नहीं तो ये पूरा संदेश जाएगा कि उत्तर प्रदेश के जिले जिले में ये काम हो रहा है। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि उत्तर प्रदेश के जिले-जिले में ऐसा काम हो रहा है, ऐसा लोगों में मैसेज जाएगा। लेकिन यहाँ जब विजिलेंस एफआईआर दर्ज कर देती है, पूरे नेक्सस का खुलासा कर देती है, तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बने घूम रहे हैं अजय पाल शर्मा की भूमिका पर क्या सवाल नहीं खड़े होते हैं? क्या उनके द्वारा जो एनकाउंटर्स किए गए हैं, क्या उन्होंने ईमानदारी से किए होंगे? क्या उन्होंने लोगों को गलत उठा के नहीं मारा होगा? क्या आज उनकी भी जाँच नहीं होनी चाहिए सर? बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस खास तौर पर ये फिल्मों से कुछ ज्यादा ही प्रभावित है। वो फिल्मी स्टाइल में रे-बैन के चश्मे पहनना और सिविल ड्रेस में रहना और स्टाइलिश गाड़ियों और स्टाइलिश मोटरसाइकिलें और जिस तरह से फिल्मों में जो हीरो होता है, पुलिस में जो कप्तान है या थानेदार है, उसकी कोई प्रेमिका होती है तो इनकी भी प्रेमिका होनी जरूरी है और वो भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते हैं तो ये भी एनकाउंटर करेंगे। ये फिल्मी तरीके से पुलिस व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चलती दिखाई दे रही है। ये जो दो नाम आए हैं अभी जिनका आपने जिक्र किया, वैभव कृष्ण, उनकी तो अश्लील वीडियो का मामला है जी। और ये जो अजय अच्छा, राज हैं, इनके खिलाफ बाकायदा एक मुकदमा है लखनऊ के अंदर। हजरतगंज में एक महिला इनके खिलाफ दावा कर रही है कि मैं इनकी पत्नी हूँ, हालांकि उस पत्नी के खिलाफ, कथित पत्नी के खिलाफ ये अलग जगह पर ये मुकदमे भी दर्ज कराते रहे हैं। तो ये कुछ बड़ा फिल्मी सा कुछ मामला दिखाई देता है और इसमें कहीं भी गंभीरता नहीं। गंभीरता ये होनी चाहिए कि जो उनकी जिम्मेदारी है, आम जनता को सुरक्षा प्रदान करना, अपराधियों को पकड़ना, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये जो फिल्मी चीजें हैं ये सब सरफेस होती दिखाई दे रही हैं। ठीक है, फ़िल्मी दुनिया से ज़्यादा प्रभावित लगते हैं, लेकिन मेरा सवाल फिर एक अधूरा है सर कि क्या इनके द्वारा किए गए आज तक के सभी एनकाउंटर्स की जाँच नहीं होनी चाहिए? इनके बिल्कुल होनी कार्यकाल में जितने मुकदमे बिल्कुल तमाम दर्ज हुए हैं और अगर उसमें अपराधी छूटे हैं, क्या उनकी जाँच नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। आप देखें कि रामपुर में रहते हुए उन्होंने आजम खां के खिलाफ तमाम तरह के मुकदमे दर्ज किए हैं और उसकी सजा आजम खां आज तक भुगत रहे हैं, उनका परिवार भुगत रहा है। उनकी जांच होनी चाहिए। हालांकि वो सब हुआ तो शासन के इशारे पर ही था, क्योंकि शासन की जो मंशा है, अधिकारी उसी के अनुरूप काम करते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने एनकाउंटर किए हैं और सिंघम की उपाधि लिए घूमते थे, उन सबकी जांच होनी चाहिए थी, क्या वो वाकई एनकाउंटर असली थे या फर्जी थे। क्योंकि जब कोई बात खुलती है तो फिर पूरी मतलब आखिर तक जाना चाहिए उसको, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि जब कोई बात अगर खुली है तो सही तरीके से खुलकर लोगों के सामने आना चाहिए। इनके बारे में सत्ता को साफ करना चाहिए कि ये सिर्फ 2 ही ऐसे थे, उनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया और उनके पूरे मामलों की जाँच होगी और उसके अलावा हमारे यहाँ ऐसे कोई आईपीएस ऑफिसर नहीं है, वरना जो पुलिस की शाख गिरी है, उसको नुकसान जो हो रहा है उससे सरकार नहीं बचा पाएगी। अच्छा, आईपीएस ऑफिसर अगर ऐसे मामलों में फँस जाते हैं तो निचले अधिकारियों का क्या हौसला नहीं बढ़ेगा? उन्हें लगेगा अरे सब करप्ट हैं, हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ाते रहते हैं कुछ आईपीएस ऑफिसर, हम भी लूटेंगे, हम भी घसोटेंगे, हम भी सिंघम बनेंगे, हम भी गर्लफ्रेंड रखेंगे। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि संदेश जब ऊपर से नीचे की ओर उतरता है तो उसका फिर इम्प्लीमेंटेशन भी दिखाई देता है। हालांकि ऐसा इम्प्लीमेंटेशन दिखता भी है हमको। मेरा सवाल इसमें कुछ और भी है। जी। मुझे लगता है कि एक अधिकारी जो अपनी पोस्टिंग के लिए, जो ये इसके अंदर चैट आई है और जो बात आ रही है कि सहारनपुर में अपनी पोस्टिंग के लिए वो 80 लाख रुपए का वो सौदा किसी से कर रहे हैं,
एक आईपीएस अधिकारी जिसकी सैलरी 54,000 रुपए होती है, चूंकि ये 2011 बैच के थे अजय पाल शर्मा, तो इनका इंक्रीमेंट होता हुआ ये 85 और 90,000 रुपए के आसपास इनकी सैलरी होगी। पंजाब के रहने वाले हैं और हो सकता है बैकग्राउंड में कुछ आर्थिक रूप से मजबूती हो इनकी, लेकिन बावजूद उसका हम मान के चलते हैं कि जो वेतन है वो उन्होंने जमा कर रखा होगा। तो क्या 8 साल में इतना पैसा उनके पास इकट्ठा हो गया कि वो 80 लाख रुपए की रिश्वत एक जगह की पोस्टिंग की दे दें? दूसरी बात इससे निकल के आती है कि वो 80 लाख रुपए देंगे, क्या वो 80 लाख का 1 करोड़ 60 लाख रुपए नहीं वसूलेंगे? अगर ये वसूलेंगे तो क्या इस तरह का अधिकारी एक ही है पूरे उत्तर प्रदेश में, या और अधिकारी भी इस तरह से कर रहे हैं? ये जो पूरा भ्रष्टाचार का पूरा तंत्र विकसित हुआ है पुलिस में, मुझे लगता है कि ये जो मौका आया है ये अजय पाल शर्मा का, हिमांशु कुमार का, इस मौके पे शासन को भी सामने आना चाहिए। शासन ने, योगी जी ने आते ही शपथ लेते कहा कि रिश्वत के मामले में 0 टॉलरेंस के साथ हम काम करेंगे। तो ये 0 टॉलरेंस है, ये साबित करनी होगी, साबित करना होगा कि हमारे आईपीएस अधिकारी, हमारे पीपीएस अधिकारी, हमारे थानेदार, हमारे दरोगा, हमारे सिपाही ईमानदारी से काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई संदेश नहीं गया है। क्या आपको नहीं लगता कि इस मामले को दबाने की कोशिश ज्यादा की जाएंगी, क्योंकि अगर परतें उखाड़ी गई तो सत्ता के गलियारों तक आंच पहुंचेगी और ये तक सामने आएगा कि कौन था सत्ता में बैठा हुआ जो पैसे लेकर पोस्टिंग दिलाने की बात कर रहा था? देखिए, 5 में से 3 आदमियों को तो पहले ही निकाल दिया गया है। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीजें किस दिशा की ओर बढ़ रही हैं। 2 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर का आदेश होता है, सस्पेंशन नहीं होता। आमतौर पर पहले सस्पेंशन होता है, बाद में उनके खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई होती है। इसका मतलब अब उन अधिकारियों को जिनके नाम आए हैं उनको पूरा समय मिल गया है कि वो अपने बचाव में जो भी उन्होंने हाथ पैर मारने हैं वो मार लें। देखिए, जब इतने बड़ा कोई मामला सामने आता है तो दिखावे के लिए कोई ना कोई कार्रवाई शासन प्रशासन को करनी पड़ती है। तो ये जो कार्रवाई है ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये दिखावे की कार्रवाई है या सचमुच शासन इस मामले में गंभीर है। हालांकि मुझे अभी भी शक है कि शासन इस मामले में बहुत गंभीर है, क्योंकि अगर गंभीर होती तो रिपोर्ट आने में इतना समय नहीं लगता। ये मामला जनवरी से शुरू हुआ था और अब आप देखिए ये खत्म होने को आ रहा है साल, और इसमें रिपोर्ट आने में इतना समय लगा और उसके बाद सस्पेंशन नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया सर, आपने आखिर में जो इशारा दिया कि अभी भी शक है उनकी नीयत पर, क्योंकि उनकी कार्यशैली खुद ही शक को पैदा कर रही है, होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 5 पर आरोप लगे, 3 को पहले ही बरी कर दिया, 2 पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अभी तक सस्पेंशन नहीं हुआ। हो सकता है इन 2 मछलियों पर घास गिरा के बाकी बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश चल रही हो। फिर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे।